नमस्कार साथियों, मैं विश्वदीप सिंह आप सभी मित्रों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल, आपके अपने YouTube परिवार लेट्स गेन नॉलेज विद विश्वदीप सिंह में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह मैं आज भी आशा करता हूं कि आप सभी मेरे मित्र स्वस्थ होंगे एवं सुरक्षित होंगे। तो चलिए चलते हैं हम आज अपने सेशन यानी आज के अपने टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारा आज का सेशन यानी आज का टॉपिक का जो सब्जेक्ट होगा वो आखिर किस पर होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, हम सभी ने सुना होगा, ये बेहद चर्चित जो है न्यूज़ रही है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा बेहद हुई है हाल ही के कुछ दिनों में। देखिए, ये टॉपिक है ईरान का। ईरान में इस समय महिलाएं प्रदर्शन जो है कर रही हैं बुर्का प्रथा यानी हिजाब के विरोध में। चलिए, टॉपिक क्या है फिर? ईरान में महिलाएं या लड़कियां हिजाब के विरोध में प्रदर्शन कर रही हैं। आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा और क्यों कर रही हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे, इसका एक विस्तृत अध्ययन करने का प्रयत्न करेंगे, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है और इसके क्या जो है परिणाम निकल रहे हैं और इसके जो नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, ईरान की हिस्ट्री क्या हो सकती है और ये जो हिजाब प्रथा है या हिजाब है ये क्या है। आज हम इन सभी पर एक विस्तृत अध्ययन करेंगे जिसमें मैं और आप यानी हम सभी मिलकर इसे समझने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि ये जो है सेशन बेहद खास और बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि हमारे नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, यानी क्योंकि ये इंटरनेशनल मैटर है तो और नेशनल भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में भी कुछ इससे रिलेटेड चीज़ें हुई हैं, उन पर भी हम बातें करेंगे। तो हम सभी का जानना बेहद ज़रूरी है इस सब्जेक्ट या इस टॉपिक के बारे में। देन ध्यान से सुनिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने क्वेश्चन किया था कि ईरान में जो लड़कियां और महिलाएं हैं इस समय जो हिजाब प्रथा है उसका विरोध कर रही हैं, आखिर ऐसा क्यों? पहला शब्द आया ईरान, तो हम पहले ईरान से ही शुरुआत कर देते हैं। देखिए, ईरान कहाँ स्थित है, पहला क्वेश्चन ये है। मैं आपको बता दूं, ईरान पश्चिम एशिया में भौगोलिक तौर पर है, भौगोलिक तौर की बात कर रहा हूँ, भौगोलिक की ही बात होगी। ईरान भौगोलिक तौर पर पश्चिम एशिया में स्थित है, जो कैस्पियन सागर, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से इसकी जो सीमाएं हैं ईरान की वो लगती हैं। ठीक है, ईरान हमें समझ में आ गया। देन मैंने अपने क्वेश्चन में एक सेकंड वर्ड यूज किया था, वो था हिजाब। हम में से कई मित्रों ने पहली बार इस शब्द का जो प्रयोग यानी इस शब्द को सुना होगा कि हिजाब क्या होता है। देन हम हिजाब के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। सबसे पहले हिजाब को समझ लेते हैं, ईरान को समझ लिया है, सेकेंड टर्म पर हिजाब को समझ लेते हैं ताकि हमें आगे हम जो चर्चा करने जा रहे हैं उसे समझने में किसी तरह की दिक्कत या कठिनाई ना हो। ठीक है, देखिए, जो हिजाब है वो शरीर के अंगों या शरीर के कुछ अंगों को, ठीक है, शरीर के कुछ अंग मान लीजिए या कुछ जो है पार्ट्स मान लीजिए, उनको ढकने के लिए, ठीक है, मुस्लिम महिलाओं द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक परिधान है, यानी एक वस्त्र है, कपड़ा है। ठीक है, आमतौर पर बोलचाल की जो भाषा होती है ना, इसे ही हिजाब कहा जाता है, आमतौर पर बोलचाल की भाषा में। मतलब एक बार फिर मैं आपको बता दूं, शरीर के कुछ अंगों को कवर करने, ढकने या छुपाने के लिए मुस्लिम महिलाओं या युवतियों द्वारा या लड़कियों द्वारा जो वस्त्र होता है, जो परिधान होता है, प्रयोग में लाया जाता है, उसे आम बोलचाल की भाषा में हिजाब कहते हैं। जो हिजाब है वो नकाब और जो आधुनिक परिधान है, नकाब और बुर्का मान लीजिए, ठीक है, नकाब और बुर्का दोनों अलग चीज होती हैं। इनका जो है मिला जुला एक आधुनिक रूप है जिसे हिजाब कहा जाता है। ठीक है, अब जो है देखिए, जो हिजाब है मुख्यतः किस तरीके का होता है मैं आपको बता दूं। वैसे तो हिजाब मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। देन हिजाब में क्या होता है, देखिए, हिजाब में जो है आमतौर पर सिर, कान और गले को ढका जाता है।
मोस्टली ढका जाता है। अगर ये कपड़ा थोड़ा लंबा है तो कंधों को भी कवर कर लेता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हिजाब कितने प्रकार के होते हैं। देखिए मुख्यतः हिजाब 3 प्रकार के होते हैं जो प्रायः मुस्लिम महिलाएं या लड़कियां प्रयोग में लाती हैं अपने घर से बाहर जाते समय, पब्लिक प्लेस में जाते समय, ठीक है, या उनके घर पर कोई बाहरी अनजान व्यक्ति आ रहा है तो उससे पर्दा करने के लिए इस कपड़े का, इस परिधान का प्रयोग करती है, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं हिजाब का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आड़, ओट या पर्दा ही होता है। देन मैं बात कर रहा था कि हिजाब कितने प्रकार के होते हैं। तो हिजाब मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक हो गया नकाब, दूसरा हो गया जिल्बाब, तीसरा हो गया बुर्का। अब हम इसे समझ लेते हैं कि होता क्या है, जो कि मैंने पहले बात की। मैंने बात की किस पर, नकाब पर। ये जो है नकाब एक तरीके का चेहरे को ढकने वाला एक घूंघट होता है, ठीक है। जो जिल्बाब होता है वो एक कोट की तरह लंबा परिधान होता है, मतलब कोट जैसा एक लंबा परिधान होता है, वो जिल्बाब कहलाता है। आप लोगों ने देखा होगा, आप में से कई मित्रों ने देखा भी होगा मार्केट, जब पब्लिक प्लेस में जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो आती जाती हैं, हिजाब पहने होती हैं, तो आपने कई लोगों ने गौर किया होगा, उसे जो है हिजाब उसे जो है, ठीक है, देन जिल्बाब कहते हैं उस परिधान को। अब आ जाता है बुर्का। देखिए बुर्का जो है नकाब की तरह ही होता है, बस इसमें क्या होता है कि जो आंखें होती है ना, आंखें होती हैं इसमें, वो उस वहाँ जाली नुमा टाइप होती है, वो जाली की, ये हिस्सा जो है वो जाली का होता है, बाकी सब नकाब जैसा होता है। प्रायः जो मुस्लिम महिलाएं इन्हीं तीनों का, जो हिजाब है ये 3 प्रकार के, इन्हीं का इस्तेमाल करती हैं पब्लिक प्लेस में या किसी अजनबी से पर्दा करने के लिए। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। पॉइंट्स, क्वेश्चन मत मानिए, पॉइंट्स मान लेते हैं। देखिए ईरान की स्थिति पता चल गई, हिजाब क्या है उसके बारे में पता चल गया, हिजाब कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पता चल गया। अब आ जाते हैं ईरान में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए ईरान में हाल फिलहाल में ये जो है महिलाएं, इस समय भी बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इस प्रदर्शन ने अपनी तरफ सभी देशों का ध्यान खींचा है। देखिए ईरान में एक बार फिर से महिलाएं, जो ईरान की महिलाएं हैं वो एक बार फिर से जो है सड़कों पर उतर आई हैं हिजाब प्रथा के विरोध में, और वहां की जो धार्मिक पुलिस है और हिजाब प्रथा जो अनिवार्य रूप से लागू है उसके विरोध में नारे लगा रही है। जिसकी वजह क्या है, इसकी वजह है, देखिए 13 सितंबर की बात है, ईरान में एक जो है युवती थी, या कह सकते हैं ये यंगस्टर, कह सकते, युवती यंगस्टर एक ही बात होती है, ठीक है जी, जो वहाँ की एक लड़की थी ईरान की जिसका नाम था महासा अमीनी। वो अपने भाई के साथ ईरान की राजधानी तेहरान आई हुई थी, ठीक है। अब वहाँ की जो धार्मिक पुलिस है, धार्मिक पुलिस ने महासा अमीनी को ये कहकर कस्टडी में ले लिया कि आपने जो है, जो हिजाब है वो सही तरीके से नहीं पहना है, ये कहकर कस्टडी में ले लिया, ठीक है। अब कस्टडी के दौरान, यानी कस्टडी में उस धार्मिक पुलिस ने, ईरान की धार्मिक पुलिस ने, कहा जा रहा है, अभी तक जो समाचारों के द्वारा, न्यूज़ के द्वारा अभी तक जो सामने आया है उसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि कहा जा रहा है कि जो धार्मिक पुलिस ने अपनी कस्टडी में महासा अमीनी के साथ जो है मारपीट की, उन्हें शारीरिक चोट पहुंचाई, जिस कारण उन्हें कई गंभीर सिर पर चोटें आईं और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटें आईं, जिस कारण वो कोमा में चली गई और 3 दिन बाद उनकी जो है मृत्यु हो गई, यानी 16 सितंबर को। और जब ये बात वहाँ की आम जनता के समक्ष आई या आम जनता को पता चला, तो वहाँ की जो आम जनता है, और ख़ास तौर से जो वहाँ की लड़कियाँ हैं, जो महिलाएं हैं, वो इसके विरोध में सड़कों पर उतर आई। किसके विरोध में? हिजाब प्रथा के विरोध में, धार्मिक पुलिस के खिलाफ नारे लगा रही हैं उनके विरोध में, ईरान की इस नीति के विरोध में, और महासा अमीनी के समर्थन में, उन्हें न्याय दिलाने के लिए। वहाँ की बहुत बड़ी आबादी में महिलाएं और जो लड़कियां हैं वो जो है सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं। हर किसी का अपना अपना तरीका है प्रदर्शन करने का।
कुछ जो लड़कियां और महिलाएं हैं, कुछ तो अपने बाल काट के प्रदर्शन कर रही हैं, तो कुछ महिलाएं और लड़कियां हिजाब को हवा में उछाल रही हैं, तो वहीं कुछ लोग जो है या कुछ लड़कियां हिजाब को जलाकर अपना विरोध दर्ज करा रही हैं। इस विरोध प्रदर्शन में, ये विरोध प्रदर्शन कोई छोटा विरोध प्रदर्शन नहीं रहा, बल्कि ये धीरे धीरे ईरान के कई शहरों तक पहुंच गया। लगभग ईरान की 90% जो है हिस्से में ये विरोध पहुंच चुका है। अब तो शायद पूरे देश में ही फैल चुका है, जिसमें यंगस्टर बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, युवा भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं इस प्रथा के खिलाफ, जो है कि ये जो है हिजाब प्रथा है, ये सही नहीं है, इन नीतियों को बदला जाए और जो है महाशा अमीनी को न्याय दिया जाए, जिनकी वजह से उनकी मौत हुई है, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। यहाँ तक ईरान ही नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत जो है ह्यूमन राइट कमीशन जो आता है, मानवाधिकार आता है, उसके आयोग ने भी जो है ईरान को कहा है कि आप एक स्वतंत्र जो है कमेटी बैठाइए और जो है इस जो भी ये पूरा मैटर हुआ है इसकी निष्पक्षता से जांच कराइए और महाशा अमीनी नामक इस जो है युवती, इस जो है लड़की को न्याय दिलाइए। और संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ विश्व के अनेक जो है देश हैं, जो पावरफुल कंट्रीज हैं, वो भी ईरान पर इस प्रकार की जो कार्रवाई ईरान ने की है, वहाँ की धार्मिक पुलिस ने की है, उसकी जो है अवहेलना कर रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं कि ये गलत हुआ है। और बिल्कुल ये एक गलत कदम है। मैं पर्सनली इस चीज़ को मानता हूँ, और जितने भी हम मानव हैं, क्योंकि हम सभी जो है एक ही, हम सभी जीव हैं, हम सभी की भावनाएं समान हैं, ठीक है। तो इस छोटी सी एक गलती, आपने भले ही कानून बना लिया है इस तरीके का हिजाब प्रथा का, ठीक है, लेकिन सिर्फ उस लड़की का कसूर इतना था कि हिजाब उसने सही तरीके से नहीं पहना, सिर्फ इस वजह से उसकी मौत हो जाए, आप उसे इस तरीके से प्रताड़ित करें, तो ये बेहद मानवाधिकार का घोर उल्लंघन है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्रकृति, जो माता प्रकृति ने हम सभी को एक समान बनाया है, तो ऐसा माता प्रकृति भी नहीं चाहेंगी। देन हम आगे बढ़ते हैं अपनी जो है इस विषय पर। फिर क्या होता है, अब देखिए, जैसे कि मैंने बताया, ईरान जो एक शिया बहुल देश है, मुस्लिम गढ़ है ईरान, ठीक है, धार्मिक देश है, मुस्लिम धार्मिक देश है वो है, और वो भी शिया। देखिए, अब हम बात करते हैं, पहले तो थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं ईरान के इतिहास पर। देखिए, ईरान में ऐसा नहीं था कि हमेशा से जो है हिजाब प्रथा अनिवार्य थी, ऐसा नहीं था। ये जो प्रथा है 1979 से अनिवार्य रूप से ईरान की महिलाओं पर लागू की गई है। हिजाब प्रथा अनिवार्य 1979 से की गई है। इससे पहले हिजाब प्रथा अनिवार्य नहीं थी, ठीक है। और फिर मुस्लिम धर्म में भी कहीं भी ये नहीं लिखा है कि जो हिजाब प्रथा अनिवार्य है या हमारे धर्म का हिस्सा है। अच्छा, हिजाब की शुरुआत कैसे हुई? मैंने केस स्टडी किया, तो हिजाब की शुरुआत कैसे हुई इसको भी मैंने देखा। देखिए, हिजाब में जो हिजाब की शुरुआत है वो कई वर्षों पहले, या कई कह सकते हैं काफ़ी लंबे समय पहले, जो महिलाएं थीं, उस ऐसे देश की महिलाएं जहां गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, पहले भी पड़ती थी, आज भी पड़ती है। सऊदी अरेबिया हो गया, अरबिया हो गया, ठीक है, इस तरह के दुबई, कई देश हैं, ठीक है, कई देश हैं जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, डेजर्ट बहुत ज़्यादा है। तो उन महिलाओं ने क्या किया, उस गर्मी से और जो आंधी चलती है वहाँ धूल भरी, रेत भरी, उनसे खुद को बचाने के लिए इस कपड़े का प्रयोग उन्होंने शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ इसे जो है मुस्लिम महिलाओं के ऊपर थोप दिया गया कि नहीं भाई, ये तो जो अनिवार्य है, ठीक है। खैर, ये तो जो है मुस्लिम बोर्ड है, उसका अपना पर्सनल मैटर है, और फिर हमारे देश में तो हमारी न्यायपालिका के ऊपर है, हमारी गवर्नमेंट के ऊपर है कि क्या निर्णय देती हैं, और मुस्लिम लॉ बोर्ड जो भी है वो अपना कानून बनाए। खैर, मैं इसमें नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन फिर ये तो इतिहास रहा। देन 1979 में ईरान में मुस्लिम महिलाओं पर
जो हिजाब प्रथा है वो अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया। इससे पहले क्या था, देखिए इससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले ईरान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। 1925 की बात है, 1925 यानी 1925 में ईरान में जब पहलवी वंश का शासन आया, ठीक है, पहलवी वंश का शासन आया, उसके प्रथम जो शाह थे वो थे, उनका नाम था शाह रजा। वो जो है ब्रिटेन एवं अमेरिका की नीतियों से काफी प्रभावित थे, उनके संस्कृति यानी उनके कल्चर से काफी प्रभावित थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पर्दा प्रथा यानी हिजाब प्रथा को ही बैन कर दिया ईरान से, कि भाई साहब ये बैन है हमारे यहाँ, हिजाब प्रथा नहीं चलेगी। क्योंकि शाह थे पूरे ईरान के सर्वोच्च नेता, राजा, उनके सामने कौन आवाज उठाएगा, उन्होंने उसे बैन किया। ठीक है, बैन कब किया, 1931 में, जनवरी 1931 में शाह रजा ने इस जो है हिजाब प्रथा को बैन कर दिया, इसे प्रतिबंधित कर दिया। कि अगर मतलब किस तरह से प्रतिबंधित किया, उन्होंने एक कानून लाया, एक शब्द है कस्क ए हिजाब, कस्क ए हिजाब को लाया गया शाह रजा के द्वारा जनवरी 1931 में। मतलब इसके अंतर्गत यानी अगर कोई भी महिला हिजाब पहनेगी तो वहां की पुलिस जबरन या जबरदस्ती उस हिजाब को उतरवा देगी आपसे। ठीक, और फिर आता है उनके बेटे का शासन, जो कि 1941 में उनके बाद उनके बेटे ने शासन संभाला। क्योंकि ये भी, इनका नाम था मोहम्मद रजा शाह, ये भी अमेरिका और ब्रिटेन की नीतियों से और संस्कृति से काफी प्रभावित थे और महिलाओं के हक में ये भी खड़े हुए थे। ये कहते थे कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कस्क ए हिजाब पर रोक लगा दी और इन्होंने महिलाओं को सभी, क्योंकि ऐसा था कि कुछ महिलाओं को बुर्का या हिजाब पहनना चाहती थी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कस्क ए हिजाब पर ही रोक लगा दी और कहा कि जितने भी हमारी देश की महिलाएं हैं वो स्वतंत्र हैं, आप जिस तरीके से कपड़े पहनना चाहें आप स्वतंत्र हैं, आप पहन सकती हैं, आप पे किसी भी तरह की बंदिशें नहीं है, पाबंदी नहीं है, प्रतिबंध नहीं है। ठीक, इसके साथ ही जो मोहम्मद रजा शाह थे, इन्होंने 1963 में महिलाओं को जो है वोट करने का भी अधिकार दिया। पहले इन्हें वोट का अधिकार नहीं था और संसद में भी इन्हें जो है स्थान मिला महिलाओं को 1963 में। फिर मोहम्मद रजा शाह के नेतृत्व में ही 1967 आता है। फिर ये जो है एक फैमिली प्रोटेक्शन लॉ लेकर आते हैं, जिसके अंतर्गत महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार प्रदान किए जाते हैं। बहुत अच्छी जो है नीतियां इन्होंने बनाई पुरुष एवं महिलाओं को बराबर के अधिकार देने के लिए। मतलब दोनों पिता और पुत्र ने महिलाओं के अधिकार की सुरक्षा एवं उनके अधिकार दिलाने के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन तभी कुछ समय बाद एक घटना घटती है। वो घटना क्या है, ये बात है 1978 की। 1978 में एक शिया नेता थे, मुस्लिम समुदाय दो इस समय विभाजित है ना, सुन्नी और शिया। तो उसमें शिया नेता थे, उनका नाम था आयतुल्ला रूहुल्ला खोमैनी, ये उनका नाम था। खोमैनी कह लेते, पूरा नाम बहुत लंबा हो रहा है। तो खोमैनी साहब जो थे वो शिया लोगों के धार्मिक सर्वोच्च नेता थे। अब भाई साहब 1978 आते ही इनके नेतृत्व में 20 लाख लोग शाहयात चौक पर जमा हो गए और शाह के खिलाफ जो है प्रदर्शन करने लगे, उनकी नीतियों का विरोध करने लगे। जिसमें खास बात देखिए, जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मतलब जो शाह महिलाओं को अधिकार दे रहा है, बराबर का अधिकार दे रहा है, उनके लिए काम कर रहा है, महिलाएं भी उसी के खिलाफ प्रदर्शन में भाग ले रही, वो भी बढ़ चढ़कर। ठीक है, अब ऐसा हुआ, बहुत बड़ी आबादी 20 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया इस प्रदर्शन में। प्रदर्शन उग्र होता गया। तो 1979 में जो ये शाह रजा थे ईरान के, मोहम्मद शाह रजा, उन्हें ईरान छोड़कर जाना पड़ा। ठीक है, उसके बाद क्या किया, उसके बाद जो है ईरान में जो खोमैनी साहब थे, आयतुल्ला रूहुल्ला खोमैनी,
शिया संप्रदाय के सर्वोच्च धार्मिक नेता थे। तो वहाँ के लोगों ने इन्हें ही ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया। अब भाई साहब सत्ता इनके हाथ में आ गई, सत्ता इनके हाथ में आ गई। तो सत्ता में आने के 1981 में इन्होंने पता क्या किया, 1981 में इन्होंने जो है एक कानून वहां जो है लगा दिया, कानून पारित कर दिया, कुछ भी कहिए या कहिए प्रतिबंध लगा दिया महिलाओं के ऊपर। क्या प्रतिबंध था? इन्होंने कहा कि देखिए भाई साहब, 1981 की बात है, देखिए भाई साहब, देशवासियों से कहा ऐसा है अब कि अब आ गया, क्योंकि जब खोमैनी को जो है, एक बात और बता दूं, जब खोमैनी को ईरान का सर्वोच्च नेता बना दिया गया, उसी समय ईरान एक शिया मुस्लिम बहुल देश घोषित हो गया। ठीक है, अब 1981 जब आया तो खोमैनी साहब ने कहा कि देखिए भाई साहब, देखिए ईरान वासियों, या देखिए ईरान की जो भी महिलाएं हैं, सुनिए वो आप सभी ध्यान से, अब मैं जो हिजाब प्रथा है उसे अनिवार्य रूप से लागू कर रहा हूं, और जो भी आज तक कॉस्मेटिक यूज कर रहे थे आप लोग, उस पर पूर्ण रूप से उसे प्रतिबंधित करता हूं, और इसकी जिम्मेदारी मैं दे रहा हूं धार्मिक पुलिस को। इसका काम होगा मेरे द्वारा ये रूल्स बनाए गए हैं, इनको फॉलो अप कराना। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद जो खोमैनी साहब हैं, इन्होंने 1967 में जो मोहम्मद रजा शाह ने जो फैमिली प्रोटेक्शन लॉ बनाया था, जिसमें महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिला था, उस लॉ को ही खत्म करवा दिया कि आपको पुरुषों के बराबर कोई अधिकार नहीं। एक मिनट में थोड़ा इसको, हाँ, आपको पुरुषों के बराबर कोई अधिकार नहीं है, वो फैमिली प्रोटेक्शन लॉ ही खत्म हो गया। ठीक है, और समय के साथ साथ और फिर इन्होंने क्या किया, मैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट और बता दूं, इन्होंने देखिए जो मोहम्मद रजा साहब थे, उन्होंने महिलाओं के हक में बहुत कार्य किए थे। उन्होंने जो लड़कियों की उम्र थी 13 वर्ष थी, शादी की कर रखी थी उस समय, उसे बढ़ाकर 18 वर्ष किया था। लड़कियों की शिक्षा पर विशेष रूप से बल दिया, महत्व दिया। उनके समय में यानी 1970 के दशक में जो ईरान की यूनिवर्सिटी थी ना, वहाँ उस यूनिवर्सिटी में उस समय लड़कियों की हिस्सेदारी 30% थी। मोहम्मद रजा शाह के काल में, एक मुस्लिम देश में इन्होंने बहुत कुछ किया। लेकिन जब खोमैनी साहब आए तो इन्होंने लड़कियों की उम्र 18 वर्ष से घटाकर अब 9 वर्ष कर दी कि आप 9 वर्ष में शादी करेंगे अब तो लड़कियों की। ठीक, और उनकी शिक्षा थी उसे भी कम कर दिया कि नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है, अब जब जो आयतुल्ला रुहुल्ला खोमैनी साहब हैं, जो कि सर्वोच्च नेता थे ईरान के, उनकी मृत्यु हो जाती है कुछ समय बाद। देन वहां के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने जो इनकी इतनी कठोर नीतियां थी महिलाओं के प्रति, उसमें कुछ छूट दी। उन्होंने फिर महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया और काम करना शुरू किया। ठीक, ये तो इतिहास हो गया। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ईरान में ऐसा पहली बार हुआ है कि हिजाब के विरुद्ध या हिजाब के खिलाफ पहली बार महिलाओं ने आवाज उठाई। नहीं, ऐसा नहीं है, इससे पहले भी कई बार आवाज उठाई गई। एक मैटर मैं आपको बता देता हूँ, एक मामला मैं बताता हूँ। ये बात है 2018 की बात है। 2018 में तेहरान में ही एक महिला थी जिन्होंने जो हिजाब है वो ढीले तरीके से पहन रखा था। तो सार्वजनिक जो स्थान था वहीं एक मोरालिटी पुलिस की महिला अधिकारी थी, उसने सरेआम उसकी पिटाई की थी उस महिला की। इसी वजह से सिर्फ सरेआम पिटाई की। इस घटना ने सारे विश्व में चर्चा पाई थी, और इस समय भी हिजाब प्रथा का विरोध हुआ था, और समय समय पर हिजाब प्रथा का ईरान में विरोध होता भी रहता है। लेकिन इस बार इस हिजाब प्रथा ने एक क्रांति का स्वरूप ले लिया है। ठीक है, जैसे कि जो खोमैनी साहब के नेतृत्व में इस्लामिक क्रांति हुई थी, मोहम्मद रजा शाह की नीतियों के खिलाफ इस्लामिक क्रांति हुई थी, उसी तरह की इस सरकार को भी डर है कि अब इसी तरह की क्रांति दोबारा ना हो जाए,
फर्क इतना है कि वो इस्लामिक क्रांति बताई जाती है, जिसके अंतर्गत खोमैनी जो थे उन्होंने महिलाओं के अधिकार सीमित कर दिए, या बहुत कह लीजिए बहुत कम कर दिए। इस बार महिलाएं अपने अधिकार मांग रही हैं, तो ये क्रांति का जो है रूप न धारण कर ले, जो कि कर भी चुका है। तो वहां की सरकार ने क्या किया, वहां की सरकार जो है बल प्रयोग कर रही है अब प्रदर्शनकारियों पर, जिसमें कई लोग हताहत हो चुके हैं, कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, कई प्रदर्शनकारियों की। ठीक, देन अब मैं आपको कुछ और बताना चाहूंगा इसके साथ ही। देखिए, सबसे पहले धार्मिक पुलिस क्या होती है? हमारे यहाँ तो नहीं है ना, हमारे यहाँ तो एक ही पुलिस है, पुलिस होती है। देखिए, ईरान में धार्मिक पुलिस है, किसी भी मुस्लिम कंट्री में अपनी अपनी पुलिसिंग होती है। ठीक है, धार्मिक पुलिस का मतलब है एक ऐसी संस्था जो धर्म से संबंधित रूल्स एवं रेगुलेशन यानी नियम एवं नियमावली को फॉलो अप कराए या उसको फॉलो कराए। ठीक है, वो धार्मिक पुलिस कहलाती है। मोरालिटी पुलिस क्या होती है? एक ऐसी पुलिस जो हमारी समाज की जो बेसिक इकाई है, जो बेसिक नीड है, मतलब जो मूल इकाई है, ठीक है, उसको जो है, कई लोग होते हैं ना उसकी अवहेलना करते हैं, कई लोग होते हैं उसको तोड़ते हैं, उन नियमों को, उन पर कड़ी निगरानी रखना एवं उन्हें प्रतिबंधित करना, ये मोरालिटी पुलिस का काम है। ईरान का अपना इतिहास रहा है। जब जो है ईसवी शुरू नहीं हुई थी, उससे 600 ईसा पूर्व कई साम्राज्यों ने, ये उस समय जो है पहला शासन शायद था खमानी, ऐसा कुछ नाम था, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है उस वंश का, जहाँ तक मेरे ख्याल से है खमानी ऐसा कुछ था, लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं है। उस वंश का पहला शासन था। उसके बाद जो है नादिर शाह का आक्रमण 18वीं शताब्दी में जब भारत में हुआ, तो इस बीच कई जो है वंशों ने, कई शासकों ने ईरान पर अपना राज्य किया और अपनी अपनी नीतियां चलाई। ठीक है, देन ये तो रहा जो है इतिहास, उसका जो है ईरान का अपना इतिहास और ईरान में जो क्रांति हो रही है उसके बारे में एक मैंने कोशिश की है आप तक जो है जानकारी पहुंचाने की। ठीक है जी, और अगर कुछ पॉइंट छूट रहा होगा तो मैं जो है उसे एक बार 1 मिनट दीजिए, मैं उसे जो है देख लेता हूँ। एक पॉइंट और जो है ऐड कर देते हैं। देखिए, जो सिया सुन्नी का भी मैंने जिक्र किया था, तो आखिर सिया और सुन्नी होता क्या है? मुस्लिम धर्म के ही ये जो है 2 रूप हैं, मुस्लिम धर्म से ही संबंध रखते हैं। देखिए, सुन्नी उन लोगों को कहते हैं जो पैगंबर मोहम्मद साहब की नीतियों एवं कार्यों में यकीन रखते हैं, या कह सकते हैं कि जो सुन्ना में यकीन रखते हैं उन्हें जो है सुन्नी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो पैगंबर मोहम्मद साहब के अनुयायी थे, उनका मानना था कि मोहम्मद साहब का कोई जो है उत्तराधिकारी नहीं है, तो अब किसे जो है उत्तराधिकारी बनाया जाए? वास्तविक उत्तराधिकारी कोई नहीं है, ऐसा सुन्नियों का कहना था। जब पैगंबर मोहम्मद साहब हमारे बीच नहीं रहे, तब उन्होंने, जो उनके अनुयायी थे, उन्होंने इस बात को कहा, ठीक है, कि उनका वैद्य कोई उत्तराधिकारी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि किसी ऐसे इंसान को उत्तराधिकारी बनाना चाहिए जो धार्मिक हो, एक धार्मिक नेता को वोट के द्वारा उत्तराधिकारी बनाना चाहिए, यानी चुनना चाहिए, जिसके लिए उनके जो है मोहम्मद साहब के एक मित्र थे एवं सलाहकार थे, जिनका नाम शायद अबू बकर साहब था, उनको चुना गया था इनके द्वारा। वहीं दूसरी तरफ थे शिया का मतलब था सहायक, इसका वैसे मतलब सहायक होता है या मददगार होता है। ठीक है, तो जो शिया के अनुयायी थे, शिया को मानने वाले थे, उनका कहना था कि पैगंबर मोहम्मद साहब के जो वैद्य उत्तराधिकारी हैं वो उनके दामाद हैं, जिनका नाम अली था। ठीक है, इस जो है उत्तराधिकार के जो है संघर्ष में ही अली की मृत्यु हो गई। तो ये शिया और सुन्नी, ये जो है इस्लाम धर्म के जो 2 पक्ष हैं। ठीक है, और जो ईरान है वो शिया बहुल देश है। अब एक बात और इसमें ऐड कर दिया जाए,
ठीक है, वो क्या है? अच्छा, मैं बता रहा था खामनी खामनी ऐसा कर रहा था, वो हखामनी है, याद आ गया मुझे। हखामनी शासक, पहला जो वंश था वो हखामनी शासक था, शासन का, ठीक है। उसके बाद कई जो है जो वंश आए उन्होंने शासन किया ईरान पर, जिसका पुराना नाम फारस भी था। अब हम एक बात और इसमें देख लेते हैं। देखिए, हमारे अपने देश की बात कर लेते हैं। ये तो ईरान की हो गई। हमारे देश में क्या हुआ, लास्ट ईयर की बात है, ये कर्नाटक राज्य, हमारे देश में जो कर्नाटक राज्य है वहाँ की बात है, कर्नाटका की। 28 दिसंबर 2021 की बात है। कर्नाटका के उडुपी जिले में एक पीयू नाम का कॉलेज है, जहाँ की 6 छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में प्रवेश करने की कोशिश की, क्लासरूम में बैठने की कोशिश की, लेकिन स्कूल प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी कि आप जो है यूनिफॉर्म में आइए, जो स्कूल यूनिफॉर्म है उसमें ही प्रवेश करिए, ठीक है। लेकिन इस स्कूल प्रशासन के इस निर्णय के खिलाफ उन लड़कियों ने, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, ना ही किसी की पॉलिसी, सिर्फ आप तक वो न्यूज़ पहुंचा रहा हूं, आप तक वो खबर पहुंचा रहा हूं, ताकि आप जो है अपडेट रह सकें, ठीक है। मैं किसी भी धर्म विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं और ना ही करना चाहता हूं, ओके। तो उन लड़कियों ने जो है स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी हिजाब पहनकर, लेकिन स्कूल प्रशासन फिर भी नहीं माना। तो वो लड़कियां कर्नाटका हाई कोर्ट गई। कर्नाटका हाई कोर्ट का डिसीजन रहा कि जो हिजाब है वो जो इस्लाम धर्म का एक जो है अभिन्न अंग नहीं है, कि मतलब एक इस्लाम धर्म से संबंधित एक ऐसी चीज़ नहीं है, अनिवार्य जो है हिस्सा नहीं है। ये कर्नाटका हाई कोर्ट की टिप्पणी थी, तो उनकी जो याचिकाएं थी उनको खारिज कर दिया गया। उसके बाद इन लड़कियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर की गई, जहां अभी भी इस पर बहस जारी है। एक तरफ ईरान जैसा देश है, एक तरफ भारत जैसा देश है, ठीक है, जहां जो मुस्लिम समुदाय रहता है, ईरान वो पूरा एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, तो हमारे भारत में हिजाब के लिए प्रदर्शन हो रहा है। फर्क आप खुद ही सोचिए। आज़ादी आपके अपने हाथ में है। कभी भी आप सभी को, कभी भी किसी को भी अपनी आज़ादी नहीं खोनी चाहिए। किसी भी चीज़ को इतना भी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए कि भविष्य में जो ईरान की महिलाओं के साथ हुआ वो किसी और के साथ हो। देन ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है। मेरा काम है सिर्फ आप तक जो है वास्तविक जानकारियों को पहुंचाना और आपको जो है अपडेट करना किसी भी एग्जाम या किसी भी जो है पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन जो है रह जाता है इस संदर्भ में, तो आप मुझे कमेंट करके अपने जो है क्वेश्चन को मुझ तक पहुंचा सकते हैं, ताकि मैं उसका रिप्लाई आप तक कर सकूं या आपके उस प्रश्न का उत्तर आप तक पहुंचा सकूं। देन तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम, शुभ रात्रि, जय हिंद।